हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग की जो प्रिपरेशन होगी एग्ज़ाम के लिए बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग फाइन ए सीरीज़ में एग्रीकल्चर चैप्टर का 2015 से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो ठंड के समय, विंटर के समय बुआई होती है, उसकी लगाई जाती है। महीना होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में और उसकी कटाई होती है इन फसलों की स्प्रिंग समय में, यानी कि मार्च टू मई। एग्जाम्पल है आपके वीट, गेहूँ, बार्ले। खरीफ क्रॉप, इसको मानसून के समय इसकी बुआई होती है जून टू जुलाई के बीच में और इसकी कटाई इस फसल की होती है ऑटम के महीने में या सर्द के महीने के आसपास, अक्टूबर टू नवंबर। इसके एग्जाम्पल हैं राइस और कॉटन। एक और चीज़ है, जैसे रबी क्रॉप है, आप कभी कंफ्यूज है ये कैसे याद करना है, तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए उतना एप्लीकेबल ना हो, लेकिन रबी का मतलब होता है सूर्य, सन, यानी कि जब सूरज अपनी चरम पे होता है। तो सूरज अपनी एकदम चरम पे होता है मई के महीने में, अप्रैल के महीने में। तो जिस फसल को उस महीने में काटा जाए वही फसल होती है रबी क्रॉप की। ठीक है, अभी है, अब कंडीशंस पूछ रहा है जिनमें हम लोग कॉटन और जूट उगाते हैं। तो कॉटन के लिए कंडीशन चाहिए वार्म क्लाइमेट, यानी गर्म मौसम होना चाहिए। तो जब भी गर्म मौसम की बात आए, टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री से लेके 30 के आसपास लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस ही आप लिखिए, आप 22 से 32 भी लिख सकते हैं, एक मॉडरेट अमाउंट में रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप 20 के नीचे कर दीजिए, फिर वो ठंडा क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल का जो एक पैमाना होता है नापने का, वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। उसके अलावा आप एक ऐड कर सकते हो कॉटन में 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि 200 ऐसे दिन जब कोहरा ना पड़े। जूट के लिए चाहिए हॉट और साथ में ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी गर्म भी रहे और साथ साथ हवा में नमी भी रहे। तो ऐसे में हॉट रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए। और ह्यूमिडिटी के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए। हैवी रेनफॉल का मतलब होता है कोई भी बारिश जो 150 सेंटीमीटर के ऊपर रहे। जूट कहाँ पाया जाता है इंडिया में ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल है। कॉटन कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका गुजरात है। अब कुछ टर्म्स के मीनिंग पूछ रहा है, जैसे राटूनिंग। राटूनिंग में देखो एक वर्ड छुपा हुआ है रूट। तो शुगर केन के कल्टीवेशन हम लोग इसको यूज करते हैं कि शुगर केन का ऊपर का जो डंठल है, हम लोग उसको जब काट लेते हैं तो हम लोग रूट्स खेतों में ही छोड़ देते हैं, तो फिर उन्हीं रूटों से फिर नए पेड़ निकलते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन फ्रॉम द रूट स्टॉक ऑफ द केन विच हैज़ बीन कट। ऑयल केक क्या होता है? आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा खारी, खाने वाली नहीं, खारी एक होती है, खासकर गांव में इसको बोला जाता है। जब भी हम लोग कोई ऑयल सीड जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, जब हम लोग इसकी पेराई कराते हैं, हम लोग जब इसको क्रश करवाते हैं, तो जो लिक्विड निकलता है, जो तेल निकलता है, उसके बाद जो सॉलिड मैटर बचता है वही होता है ऑयल केक। तो कैसे लिखना है? रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द क्रशिंग ऑफ ऑयल सीड्स, दैट इज ऑयल केक। अब जियोग्राफिकल रीजन पूछ रहा है वाई इज टी कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप, यानी कि जो चाय पत्ती वगैरह होती है इनको हिल स्लोप, यानी कि जैसे ये हिल का स्लोप हुआ तो इस स्लोप पर ये क्यों उगाई जाती है, स्लोप पे क्यों उगाई जाती हैं? तो उसके पीछे कारण है हिल स्लोप प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, प्रिवेंट द वाटर लॉगिंग विच इज हार्मफुल टू टी प्लांट्स। इससे बेटा फ़ायदा क्या हो जाता है कि बारिश के समय में देखो प्लेन एरिया में हो सकता है कि कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग, पानी का जमा हो जाए, लेकिन हिली स्लोप पे क्या होता है, पानी जब बारिश होती है तो बहते हुए नीचे चला आता है। तो ऐसे में पानी कहीं जमा नहीं होता है, तो पानी जमा नहीं होता है तो जो पेड़ हैं वो अच्छे से उगते हैं। नहीं तो पेड़ हो सकता है वहाँ उनकी रूट्स वगैरह सड़ जाएँ या और कोई दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए जो टी होते हैं, जो चाय पत्ती होती है, इनको हिल स्लोप पे उगाया जाता है ताकि जो बारिश के समय जो पानी हो सीधा नीचे चला आए, पानी जमा ना हो ऊपर, क्योंकि जब पानी जमा हो जाएगा तो वो टी के लिए नुकसानदायक होता है। वाई
इज द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन हायर इन साउदर्न स्टेट। यानी कि अगर पर हेक्टेयर ग्रोथ देखा जाए, हालांकि सबसे ज़्यादा पैदावार में तो अपना यूपी है, लेकिन अगर देखते हैं पर हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस है, तो वो साउदर्न स्टेट्स में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साउदर्न स्टेट्स, हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी फेवरेबल है किस चीज़ की ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। और वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थोड़ा अच्छी हैं। उसके अलावा वहाँ जो ग्रोइंग सीजन है वो ज़्यादा लंबा है, क्रसिंग पीरियड जो है वो भी ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसे ही 2 या 3 रीज़न कोई भी देख सकते हैं। वाई आर पल्सेज इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स। तो पल्स दाल वगैरह जो होती है, पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन, क्योंकि रिच इन प्रोटीन है, प्रोटीन हमको देती है। और इससे जो ये पल्स है वो भारतीयों की डाइट में जो है, हमारे भोजन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और वैसे भी इंडियंस मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं और उनको प्रोटीन तो सबको चाहिए, तो इनका प्रोटीन इंटेक जो है कहाँ से पूरा होता है, दाल से, पल्स से। ओके, ये था आपका 2015 का पेपर। अब हम लोग देखेंगे 2016 का पेपर। 2 रीज़न फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। यानी ऐसा कोई 2 कारण बताओ जिससे ये साबित हो कि भारत में एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, खेतीबाड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ 2 रीज़न देखेंगे। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, आज इंडिया में 50% से ज़्यादा जो है लोग एग्रीकल्चर के ज़रिए उनको काम मिला हुआ है, और ख़ासकर गांव में। तो ऐसे में उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, इससे वो लोग पैसा कमाते हैं, उनका घर चल रहा है। सेकेंड है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन जीडीपी। नियर अबाउट 16% जीडीपी में एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। और ये खेती बाड़ी है जो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अचार है, उसके अलावा कई सारी सॉस हैं, चटनियाँ हैं वगैरह हैं, वो सब खेतों से ही निकल के बनती हैं। ब्रेड वगैरह है, खेतों से ही निकल के गेहूँ जाता है, बनता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे जो है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और इतना बड़ा पॉपुलेशन उनको फीड भी करना है, तो उसके लिए भी खेती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 140 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। तो आप ऐसे कोई भी बना के 1-2 रीजन लिख सकते हैं। विथ रेफरेंस टू राइस कल्टिवेशन, वाई डज राइस ग्रो वेल इन सॉइल विथ अ क्ले लाइक सब सॉइल। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा राइस है, पैडी है, चावल है, वो ऐसी मिट्टी में क्यों ज़्यादा उगता है जो थोड़ा सा क्ले जैसी होती है, थोड़ा कीचड़ जैसी होती है। क्योंकि ऐसी मिट्टी जिसका सब सॉइल जो है क्ले जैसा होता है, सब सॉइल के बाद आता है सब सॉइल। तो क्ले जैसी मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी पानी अपने आप में होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्ले में। विच इज़ इसेंशियल फॉर राइस कल्टिवेशन। क्योंकि राइस कल्टिवेशन को क्या चाहिए, राइस को क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पानी चाहिए। और पानी चाहिए तो जो क्ले होता है वो ज़्यादा पानी सोखता है, ज़्यादा पानी अपने आप में एब्जॉर्ब किए होता है, तो ऐसे में ज़्यादा पानी रूट्स को दे पाएगा। तो इसीलिए क्ले लाइक सब सॉइल हेल्प टू रिटेन वाटर विच इज़ इसेंशियल फॉर राइस कल्टिवेशन एज द क्रॉप रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर। भरा हुआ पानी इसको चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग राइस इन नर्सरीज बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। देखो, राइस का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन का मेथड समझते हैं। एक ऐसे होता है, पहले एक नर्सरी होती है, नर्सरी में हम लोग कुछ पैडी के बेरन डालते हैं, ठीक है। नर्सरी में हम लोग उगाते हैं इनको, और फिर उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी बड़ी सी फील्ड में, और इसी को जब यहाँ से उठा के इसमें लगाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसका एडवांटेज क्या होता है, क्यों पहले यहाँ लगाते हैं नर्सरी में इन पौधों को, आप लोग गाँव वगैरह में देखे होंगे, फिर क्यों इसको हम लोग ट्रांसफ़र करके इसमें लगाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो ग्रोइंग राइस इन नर्सरी इंश्योर दैट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड। देखो, अब क्योंकि यहाँ से मैं इनको इकट्ठा करके इसमें डाल रहा हूँ बड़े वाले खेत में, तो मैं उन्हीं पौधों को लूँगा जो पौधे हेल्दी हैं, रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म ग्रोथ,
एंड बेटर यील्ड। और इससे क्या होता है कि अब मेरे मेन वाले खेत में अच्छे वाले ही पौधे पहुँचेंगे और अच्छी फसल उगेगी। इट आल्सो सेव स्पेस एंड वाटर ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ स्टेज। और इससे क्या होता है कि शुरुआत में जहाँ आपको इतने भर में जो है लगाने होती फसल, पानी ज़्यादा लगता, आपने छोटे में ही नर्सरी तैयार की, कम पानी उसमें लगा, छोटे खेत में कम पानी लगेगा। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो ये चाय का बागान है, वहाँ से चाय पत्ती ये लोग जो है तोड़ रही हैं। तो स्टेट वेयर टी ग्रोज वेल, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ चाय पत्ती अच्छी उगती है? तो वो आपका है असम, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी फेवरेबल होता है चाय उगाने के लिए। वाई आर मोस्टली वुमेन एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट टी। इसके हार्वेस्टिंग के लिए, इसकी तुड़ाई के लिए चाय पत्ती के महिलाओं को ही मोस्टली क्यों काम पे लगाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा डेलीकेट हैंडलिंग चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग चाहिए होती है, इसको बार बार तोड़ने के लिए काफ़ी धैर्य चाहिए होता है। और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि महिलाएं जो होंगी वो काफ़ी फाइन प्लकिंग करेंगी, क्योंकि चाय पत्ती क्या होता है कि आपको सारी पत्ती नहीं तोड़नी होती, इसमें एक वर्ड चलता है फाइन प्लकिंग। आपको सिर्फ सॉफ्ट जो लीव्स होती हैं उन्हीं को ही प्लक करना होता है। काफ़ी आपको मुड़े रहना पड़ता है, पूरे दिन भर सेम टाइप का काम करना पड़ता है। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि महिलाएं इस काम को ज़्यादा बेहतर करती हैं। ठीक है। 2 जियोग्राफिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। तो ऐसे कोई भी 2 कंडीशंस, तो पहला वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसा आपका उसका था जूट का था। और जब भी वार्म आ जाए, टेम्परेचर मैंने बताया 20 से 30 के बीच में रख दें, 20 से नीचे नहीं आना है, इतना ध्यान रखना। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए। और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर अच्छे होने चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हुआ जैसे पत्ती वगैरह हुई, ये सब नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, फिर डिग्रेड होके वही मिट्टी बन जाती हैं। और उसके अलावा जो है मोस्टली जो हिली स्लोप्स होते हैं वहीं पे हमको इसको उगाना चाहिए, ताकि हम लोग ऊपर भी देखे हैं, इससे वाटर लॉगिंग नहीं होती, पानी जल भराव नहीं होता है। अब हमको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही जाना जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, झूम फार्मिंग, सेम नाम है, कोई भी एक नाम देके आपको ये उलझा सकता है, पूछ सकते हैं। तो ऐसे में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि किसी एक जगह के लैंड को क्लियर किया जाता है और फिर वहाँ के जो क्लियर हुआ जो लैंड है वहाँ के पेड़ों को जला दिया जाता है। ठीक है, पेड़ों को, घासों को। फिर वहाँ पर कुछ साल तक खेती की जाती है और फिर उसके बाद जो है जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, आफ्टर सॉइल फर्टिलिटी इज डिप्लीटेड, तो जो किसान है वो शिफ्ट कर जाते हैं किसी नई जगह की ओर, फिर यही प्रोसेस दोबारा उगाते हैं। तो ये देखो शिफ्ट कर रहे हैं ना बार बार, इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये मेथड ज़्यादा कहाँ यूज होता है? जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज़ है वहाँ होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ऑलमोस्ट बैन भी हो चुका है, इससे जो है जंगल काटे जा रहे थे। उसके अलावा ये लोग ऐसे ही जब जगह को छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ पर सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। अब जब सॉइल इरोजन लिखोगे सॉइल चैप्टर में तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। अब सेकेंड है बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है बड ग्राफ्टिंग में? बड ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ plant propagation where the bud from one plant is inserted into a root stick of another plant। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है और इसके अपनी खुद सी रूट्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इसको काट के यहाँ पर कोई दूसरा पेड़ जो है किसी और पेड़ की टहनी लगाई जाती है, ये होता है बड ग्राफ्टिंग। कॉमनली यूज्ड फॉर फ्रूट ट्रीज, मोस्टली यूज होता है किसके लिए? जो है फ्रूट ट्री लाइक मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट्स। ऑयल केक मैंने भी ऊपर बताया है, रिमेनिंग होता है किसका? ऑयल सीड्स का। 2017 का पेपर देखते हैं। व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग? तो मिक्स फार्मिंग इज सिस्टम वेयर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर खेती भी की जाती है साथ में जो है कुछ जानवर भी रख लिए जाते हैं, तो ये मिक्स्ड होता है। यानी कि कुछ आप छोटी मोटी खेती भी कर रहे हो और एक जानवर भी, या कुछ गाय वगैरह पाल रहे हो, ठीक है। इससे फार्मिंग में इससे बेनिफिट क्या होता है ऐसी फार्मिंग से? तो इसमें क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहती है, आपकी डिपेंडेंसी कम होती है। मान लो कि फसल ख़राब होती है तो ऐसे में आपके जो जानवर हैं उनका आप दूध बेच के या जैसे भी हो
आप उनसे कुछ पैसा कमा सकते हो। और मान लो कि आपके अभी भैंस गाय जो भी हो दूध नहीं दे रही, तो अपने खेतों से कुछ पैसा कमा सकते हो। कम से कम आपका कुछ नहीं, पैसा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा उससे, खेत से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता ही रहेगा। उसके अलावा एक और बेनिफिट होता है कि आपका खेत का कुछ भी वेस्ट नहीं निकलता। जो भी वेस्ट होता है वो आप अपने जानवरों को खिला दीजिए, घास वगैरह है। जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन के लिए सबसे पहले वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। वार्म क्लाइमेट अगेन वही 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। हाई रेनफॉल चाहिए, तो 100 to 150 सेंटीमीटर तक हाई रेनफॉल चाहिए, फिर आप इसकी सिंचाई अच्छे से कर सको। मिट्टी वही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, जैसे कि एलुवियल सॉइल और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और एलुवियल सॉइल मोस्टली यूपी में मिलती है। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग होता है सॉकिंग ऑफ जूट। रेटिंग इज़ द प्रोसेस सॉकिंग जूट इन वाटर टू सॉफ्टन द फाइबर एंड सेपरेट देम फ्रॉम द प्लांट स्टेम। तो एक तरीका होता है जिसमें हम लोग जो जूट के प्लांट्स होते हैं उसको काटने के बाद उसको हम लोग पानी में डुबोते हैं, सोक करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जब वो अच्छे से डूब जाता है, कुछ समय बाद उसको निकाल के उसके ऊपर की जो परत होती है, जो फाइबर होता है, उसको निकाल लेते हैं। वही प्रोसेस होता है रेटिंग। रुकिए, शायद मैंने एक इमेज ऐड की थी इसमें रेटिंग के लिए। हाँ, ये रहा, देखिए ये रेटिंग। देखिए पानी में इसको प्रॉपरली डिप किया गया था, इन पौधों को जूट के। फिर जैसे सड़ जाते हैं एक प्रकार से, तब इसको निकाल के ऊपर के जो छिलके होते हैं, बाग होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है। जब ऊपर की चीज़ें बाग जो सॉफ्ट हो जाती हैं, तब ये होता है रेटिंग। चलिए आगे देखते हैं। और रेटिंग किस क्रॉप में यूज होता है ये भी पूछा गया था, तो वो होता है आपका जूट, ठीक है। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस एकदम सिंपल सी चीज़ों में, एकदम सिंपल वर्ड्स ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखने हैं सारी चीज़ों को। रेटनिंग क्या होता है मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। पुरानी जड़ों पर ही जो है पुरानी जड़ों को ही छोड़ दो, वहीं पर पानी वगैरह दे दो, तो उसमें नए पेड़ उग जाते हैं। और इससे कौन से क्रॉप एसोसिएटेड है? शुगर केन में ज़्यादा यूज होता है। गिनिंग होता है जो कॉटन फाइबर होता है। आप कभी रुई देखोगे तो रुई के अंदर जो है उसके बीज होते हैं, तो उसी फाइबर को यानी रुई को उसके बीज से अलग करना ही वही होता है गिनिंग। गिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स, ठीक है, कॉटन में होता है ये। अब ज्योग्राफिकल रीजन देने हैं। वाई रेगुलर प्रूनिंग इज एसेंशियल फॉर द टी बुशेस, यानी कि चाय पत्तियों के लिए जो है समय समय पे प्रूनिंग, छटाई जिसको बोलते हैं, क्यों आवश्यक है? प्रूनिंग हेल्प कंट्रोल द हाइट। इससे क्या होता है कि जो हाइट होती है चाय पत्तियों की, ये कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं हो पाते हैं, तो तोड़ने में आसान होता है इसकी पत्तियों को। इसके अलावा जो है इट आल्सो प्रमोट न्यू शूट्स। इससे क्या होता है, नए नए कल्ले निकलते हैं, नई हरी हरी नरम नरम पत्तियाँ निकलती हैं, जिससे जो टी की जो क्वालिटी है वो बनी रहती है। वाई कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड। जो कॉफ़ी की जो बीन है, जो बीज हैं, उसको रोस्ट किया जाता है। तो रोस्टिंग कॉफ़ी बीन्स हेल्प इन डेवलप देयर फ्लेवर एंड एरोमा। इससे क्या होता है, एक टेस्ट, एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है, एक महक डेवलप हो जाती है, ठीक है। वाई मिलेट्स आर नोन एज ड्राई क्रॉप्स। मिलेट्स को ड्राई क्रॉप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये होते हैं ड्रट रेजिस्टेंस, यानी कि कहीं भी ऐसी जगह उग सकते हैं जहाँ बारिश भी कम हो, जहाँ की मिट्टी भी ख़राब हो, इसीलिए जो है इसको ड्राई क्रॉप बोलते हैं। मिलेट्स कहीं भी उग जाते हैं। 2018 का पेपर अब देखते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू टी कल्टीवेशन, वाई टी ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स। हम लोग ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। वाई डू टी बुशेस नीड टू प्रून एट रेगुलर इंटरवल। ये भी मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया, ताकि ज़्यादा हाइट ना बढ़े और उसके अलावा नए नए जो है इसमें सूट्स निकलें, अच्छे अच्छे इसमें कल्ले निकलें, ताकि क्वालिटी ऑफ टी इम्प्रूव हो। विथ रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन, छटाई होता है भाई, प्रूनिंग छटाई होता है, हम लोग करते हैं अपने घरों पे पौधों की। विथ रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन, वाई डज द कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। तो इसमें क्या होता है कि मैंने भी ऊपर बताया था कि
पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, फिर नर्सरी से फिर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे खेतों में, फिर वहाँ हम लोग जो है उस खेतों में कुछ समय बाद जो घास होते हैं वीडिंग्स उसको निकालते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग है, उसके अलावा कटाई है, दुनिया भर की इसमें चीज़ें जुड़ी होती हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मैनुअल लेबर लगता है। किसमें? राइस कल्टीवेशन में। टू जियोग्राफिकल कंडीशन सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, तो रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए ना। और राइस जो है आपका खरीफ क्रॉप है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी बुआई जो है वही जून जुलाई के आसपास की जाती है। और उसके अलावा एलुवियल सॉइल में काफ़ी अच्छा जो है ये उगता है, इसलिए यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा राइस। और जियोग्राफिकल रीजन अब पूछ रहा है वाई इज़ कॉटन अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, कॉटन में भी क्यों इतने ज़्यादा जो है लेबर लगते हैं? क्योंकि कॉटन में क्या होता है, समय समय पे जो है हमको कॉटन को पिक करना होता है, यानी कि उनके जो फूल होते हैं उनको तोड़ने पड़ते हैं, जो कि आप मशीन से नहीं कर सकते, आप मैनुअली ही करेंगे, इंसान ही करेंगे। ओके। उसके अलावा फिर वही चीज़ें कि प्रोसेस होता है, गिनिंग का प्रोसेस होता है, वीडिंग का प्रोसेस होता है। गिनिंग मैंने ऊपर बताया था कि रुई के फूलों से बीजों को अलग करना, तो ये सब चीज़ों करने में जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। वाई इज़ जूट रेटेड आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो अभी मैंने इसको भी ऊपर बताया कि जब हम लोग जूट को सोक करते हैं, पानी में जब भिगोते हैं कुछ समय के लिए, तो उससे जो ऊपर का जो फाइबर होता है, जो परत होती है ऊपर की, वो लूज हो जाती है, जिससे जो है काफ़ी आसानी से हम लोग फाइबर निकाल सकते हैं, उस पपड़ी को, ऊपर की पपड़ी को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वाई इज़ द ग्रोइंग ऑफ पल्सेज इम्पॉर्टेंट इंडिया, हम लोग ऊपर देखे थे। इससे क्या होता है कि जियोग्राफिकल रीज़न देने हैं इसके, ये कारण वो नहीं पूछ रहा है। तो पल्सेस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इससे जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी इम्प्रूव होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सर होता है पल्स, और उसके अलावा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है ही, हम लोग ऊपर इसको देखे थे, समझे थे। वाई एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट इंडिया, अपने देश में खेती क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, मोर देन 50%, और इतने सारे लोगों को खाना खिलाता है। और उसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई, और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, सॉस वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, तो उनको भी सपोर्ट करता है। दो मेन एग्रीकल्चर सीजन्स ऑफ इंडिया मैंने ऊपर बताया, खरीफ और रबी। ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग मैंने ऊपर बताया, ऐसी जगह जहाँ पर फसलें भी उगाई जाए और साथ में कुछ जानवर भी पाले जाएँ, लाइव स्टॉक भी जो है रेस किए जाएँ साथ में, ताकि इनकम सिक्योरिटी बनी रहे। 2019 का पेपर देखते हैं। टू स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, इसमें आप कोई भी दो ले सकते हैं, यहाँ हम लोग ले रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बेटर इरिगेशन की सुविधाएं दी गई थी, उसके अलावा कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को लाया गया था जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सके। और सब्सिडीज एंड MSP जैसे कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज जो है KCC भी आप लिख सकते हो, किसान क्रेडिट कार्ड, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह मिल जाता है किसानों को, और फेयर प्राइजेस मिलते हैं MSP के ज़रिए, यानी कि किसानों को एक उनकी जो फसल होती है उसका एक अच्छा दाम मिल जाता है, फेयर प्राइस मिलता है MSP के ज़रिए। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने वाले कौन थे? तो वो थे आपके MS स्वामीनाथन। टू वेराइटीज़ ऑफ मिलेट ग्रोन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। टू वेराइटीज़ ऑफ मिलेट ग्रोन इन इंडिया, तो ऐसे में आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं बाजरा और ज्वार, ये दो वैरायटी हैं मिलेट्स की जो कि भारत में हम लोग उगाते हैं। मिलेट्स को हम लोग मोस्टली कहीं भी उगा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो है सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, तो इसके लिए जो है लाइट सैंडी एंड लोमी सॉइल चाहिए, जो कि जैसे कि थोड़ा बलुई टाइप मिट्टी हो, सूखी मिट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उग जाएगा ये। और कैन आल्सो ग्रो इन पुअर सैलो एंड ड्राई सॉइल्स, मैंने ऊपर बताया है कि ये ड्राई सॉइल्स में भी, पुअर ख़राब मिट्टी में भी ये उग जाएगा मिलेट्स। अब पिक्चर वेट है, ये कॉटन है। तो क्वेश्चन है क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो हम लोग इसको सब शायद 15 वाले पेपर में हम लोग इसको देखे थे। वार्म क्लाइमेट चाहिए, और उसके अलावा टेम्परेचर जो रेंज हो टेम्परेचर का, तो 21 से 30 हो जाएगा वार्म के लिए। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है।
और 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज आप इसको भी लिख सकते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुजरात। क्रॉपिंग सीजन इसका होता है खरीफ। कॉटन का क्रॉपिंग सीजन होता है खरीफ। जियोग्राफिकल रीजन क्या है इसका, तो वाई वीट कल्टीवेटेड इज़ कन्फाइंड टू नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मोस्टली वीट कल्टीवेशन भारत के नॉर्थ हिस्से में क्यों होता है, यूपी साइड ही, यूपी पंजाब बिहार हरियाणा साइड ही क्यों होता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव एलुवियल सॉइल, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स के पास एलुवियल सॉइल है जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है और काफ़ी आइडियल होती है फॉर द वीट कल्टीवेशन। सूटेबल क्लाइमेट, यहाँ क्लाइमेट सूटेबल है क्योंकि वीट एक जो है रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जो है उगेंगे ठंडी के समय में, तो यहाँ पर कूल विंटर्स होते हैं और ठंडी के समय मॉडरेट हल्की बारिश हो जाती है, जो कि इनफ है किसके लिए, वीट कल्टीवेशन के लिए। इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में हो जाता है। आप बताइए कि नॉर्दर्न साइड जो है ठंडी में वीट के समय जब बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है। वाई प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड फार्मिंग गिव्स सिक्योरिटी टू फार्मर्स, तो जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है इससे फार्मर्स को सिक्योरिटी क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें उनकी जो डिपेंडेंसी है किसी एक चीज़ पे वो कम हो जाती है। अब वो खेत पे ही नहीं सिर्फ डिपेंड है, उनके साथ में एक जानवर भी है, उस पर भी उनकी अपनी डिपेंडेंसी है। वाई रटून क्रॉपिंग इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी एमॉन्ग शुगर केन कल्टीवेशन, यानी कि जो ऊपर के डंठल काट लेते हैं, जड़ें वहीं छोड़ देते हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फिर आप लोअर कॉस्ट, इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, ये आप नए पेड़ लगाओ, नई बीज लगाओ, ठीक, खेत की जुताई करो, साफ़ करो, कुछ नहीं, सीधा बस जड़ें छोड़ देना है, पानी डाल देना है, उग जाएंगे, समय भी बचाता है ये, ठीक है। 20 का पेपर देखते हैं। दो डिफरेंस पूछ रहा है सबिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग में। तो सबिस्टेंस फार्मिंग होता है क्रॉप आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर ओन यूज, यानी कि सबिस्टेंस फार्मिंग में खुद के लिए निर्वाह योग्य खेती होती है। उसके अलावा इसमें जो मेथड होते हैं ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, यानी कि पुराने मेथड यूज किए जाते हैं, पुराने टूल्स यूज किए जाते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि इसमें क्योंकि कॉमर्शियल है, ये बिजनेस के लिए है, तो इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसका मोटिव होता है सेल और प्रॉफिट बनाना। और इसमें जो मॉडर्न इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र खाद वगैरह यूज करते हैं और नई नई इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब टर्म्स एक्सप्लेन करने, गिनिंग मैंने बताया कॉटन फाइबर से सीड को अलग करना। राटनिंग में हम लोग ऊपर इसको देखे हैं कि शुगर केन के जो लेफ्ट ओवर पार्ट जो रूट्स होते हैं उस पर नए पेड़ उगाना, ठीक है। विद रेफरेंस टू वीट, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ वीट, तो अपना यूपी। क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि ये जो है एक खरीफ क्रॉप नहीं रहा, रबी क्रॉप है ये, तो यहाँ कूल क्लाइमेट चाहिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। वार्म क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, लेकिन जब पकने लगे यानी मार्च के आसपास तो थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब 21-26 डिग्री सेल्सियस। और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए 50-75 सेंटीमीटर, जो कि हाल हो जाती है विंटर में। नॉर्थ में मैंने भी क्वेश्चन भी पूछा ऐसा क्यों होता है। तो जियोग्राफिकल रीजन बता रहा है पूछ रहा है सॉरी, वाई राइस कल्टीवेशन रिक्वायर फ्लैट लेवल लैंड, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैट लैंड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वाटर रिटेंशन चाहिए होता है इसको, यानी कि जो राइस होता है वो पानी में ही उगता है। तो अगर आपका खेत जो है फ्लैट नहीं रहेगा तो खेत के एक हिस्से में जहाँ जो नीचे है वहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो ऊपर है वहाँ पानी नहीं होगा, तो ऐसे में आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ राइस उग ही नहीं पाएगा सही से, इन्फीरियर क्वालिटी के राइस उगेंगे। तो ऐसे में आप सिंपल लिखिए फ्लैट लैंड इंश्योर प्रॉपर वाटर रिटेंशन एंड ईजी फ्लडिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर राइस। वाई पल्स आर इम्पॉर्टेंट रोटेशन क्रॉप, रोटेशन क्रॉप क्या होते हैं, यानी जैसे आप अभी एक क्रॉप लगा रहे हो राइस की है, फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्रॉप लगा दो, जिसमें आप क्या कि क्रॉप रोटेशन कर दी, फिर थर्ड बार में फिर आप राइस लगा दीजिए। तो ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप पल्स लगाते हो तो ऊपर देखे कि नाइट्रोजन फिक्सर होता है, या सॉइल की जो नाइट्रोजन है फिक्स कर देता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है किसी अगले फसल के लिए। वाई बाजरा एंड ज्वार आर ग्रोन एज ड्राई क्रॉप, क्योंकि बाजरा ज्वार दोनों मिलेट्स हैं। मिलेट्स जो है ऐसी जगह उग सकता है जो जहाँ की मिट्टी न सही हो, जहाँ इवन बारिश भी कम होती रहे, ठीक है। 22 का पेपर है ये। 2 प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत में ऐसी 2 समस्याएं जो हमारे किसानों द्वारा झेली जाती है। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि जो लैंड होल्डिंग्स है
काफ़ी बटी हुई है, काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। बहुत कम लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, मोस्टली लोगों के पास छोटे ही खेत हैं। और दूसरी समस्या ये है कि डिपेंडेंस ऑन मानसून। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो इरिगेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको डिपेंड होता है मानसून पे। बारिश होती है तभी वो लोग अपनी जो है फसल वगैरह मोस्टली उगाते हैं। वन क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, मैंने ऊपर बताया 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसिंग कॉटन इन आवर इंडिया, सो दैट इज़ गुजरात। विथ रेफरेंस टू राइस कल्टिवेशन सॉइल, एलुवियल सॉइल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ राइस इन आवर इंडिया, वेस्ट बंगाल। क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन आवर इंडिया, खरीफ क्रॉप। जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास कटाई हो जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन आवर इंडिया, यूपी। वाई आर मोर देन 2 रटून क्रॉप्स नॉट एडवाइजेबल फॉर शुगर केन फार्मर, मतलब कि रटून मैंने बताया कि जड़ों को ही छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे बोल रहा है कि 2 बार से ज़्यादा इस चीज़ को क्यों नहीं करना चाहिए, यानी आपने 1 बार किया, दूसरी बार की, तीसरी बार भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि जो यील्ड है, जो क्वालिटी है शुगर केन की, वो घटती चली जाती है बार बार। अगर आप एक ही रूट पे 2 से 3 बार फसल उगा लेते हो तो इससे जो क्वालिटी है मिट्टी की भी लगभग ख़राब हो चुकी होती है, प्लस उस फसल की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इससे बढ़िया है कि आपको फिर तीसरी बार में पूरे के पूरे आप रूट्स निकाल लो, खेत की अच्छे से जुताई करो, कुछ समय के लिए खेत खाली छोड़ दो, उसके बाद बुआई करो। वाई इज़ द जायद क्रॉपिंग सीजन, व्हाट इज़ द जायद क्रॉपिंग सीजन। जायद होता है जो रबी और खरीफ के बीच में आता है, मार्च और जून के समय में। और इसमें कौन से कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, आपके वाटरमेलन हो गए, कोकम्बर हो गए, ठीक है। 23 का पेपर है, इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग तो पूछ रहा है। तो इंटेंसिव वहाँ होता है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव पे जो है फर्टिलाइज़र को यूज किया जाता है ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। एक्सटेंसिव वहाँ होता है जैसे कि जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी स्पार्स हो, दूर दूर तो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हो, तो ज़मीन वगैरह होगी, लेबर कम होंगे, ज़्यादा ये लोग फर्टिलाइज़र नहीं यूज करेंगे और अपने कामों के लिए लोग क्या यूज़ करेंगे, मशीन्स यूज़ करेंगे। 2 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, तो ऐसी 2 समस्याएं जो इंडियन फार्मर फेस करते हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि प्रॉपर सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं रहती है, प्लस इन लोग के पास जो खेती से इन लोग को इनकम होती है काफ़ी कम होती है और हमेशा मोस्टली ये लोग कर्जे में होते हैं, यानी अपने जो क्रॉप है उसका ये लोग फेयर प्राइस नहीं पाते हैं, एक सही दाम इनको नहीं मिलता है, इसलिए इन लोग का इनकम जो है काफ़ी कम होता है। वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड फॉर राइस, मैंने ऊपर बताया, इससे क्या होता है कि बेटर ग्रोथ होती है, क्योंकि हम लोग अच्छा जो प्लांट होता है वही चुन के ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन खेतों में नर्सरी से। व्हाट इज गिनिंग, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स। 2 पल्स ग्रोन इन आवर इंडिया, चना है, ग्राम, लेंटिल से दैट मीन्स मसूर, अरहर वगैरह भी है। व्हाट इज मीन बाय रेटिंग, मैंने अभी ऊपर बताया, छिलके को अलग करना, ठीक है, जूट से। रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सोकिंग जूट और फ्लैक्स इन वाटर टू सॉफ्टन सेपरेट फाइबर्स। सॉइल रिक्वायर्स फॉर टी कल्टीवेशन, तो टी के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें ह्यूमस अच्छा खासा हो, ठीक है। वाई इज प्रूनिंग नेसेसरी फॉर टी प्लांट, छटाई क्यों इंपॉर्टेंट है टी प्लांट के लिए, मैंने बताया, ताकि जो प्लांट का हाइट हो कंट्रोल में रहे और नए सूट्स निकलें जो कि अच्छी क्वालिटी के उसमें लीव्स आएँ, अच्छे कल्ले निकलें। 25 का पेपर है, टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स, तो सर हम लोग इसके लिए ऊपर बात कर चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है और एमएसपी वगैरह है। डिफरेंट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, रबी उगाया जाता है विंटर में, खरीफ उगाया जाता है रेनी सीजन में, दैट मीन जून टू जुलाई, और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के आसपास। रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, कटाई होती है मार्च अप्रैल तक। लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसिंग ग्राउंड नट इन इंडिया, ग्राउंड नट प्रोड्यूस करने में अपने भारत में सबसे आगे कौन है, गुजरात है। विथ रेफरेंस टू पल्स, तो सबसे सुटेबल सॉइल होती है जो पल्स के लिए होती है वो है आपकी एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। ऐसी 2 वैरायटीज़ अपने इंडिया में पल्स की उगाई जाती है, वो ग्राम चना या अरहर, तूर, रेड ग्राम। वाई पल्सेज आर अ पॉपुलर फूड
क्रॉप इन आवर इंडिया बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन। ठीक है। गिनिंग, तो शायद ये कोई क्वेश्चन था, अब उसमें गिनिंग के बारे में पूछ रहा है। तो गिनिंग, शायद इसमें क्वेश्चन ये था कि रोहन ने कुछ प्रोसेस कर रहे हैं गिनिंग का, तो गिनिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो कॉटन से रिलेटेड है। ठीक है। गिनिंग क्या प्रोसेस है? गिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स। इतनी बार ये पूछा जा चुका है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल फॉर द कॉटन, ये भी कई बार आया है। वार्म क्लाइमेट 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, हल्की बारिश हो। ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मॉडरेट के आसपास बारिश। और 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि 200 करीब करीब ऐसे दिन हो जब कोहरा ना पड़े, क्योंकि ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा चाहिए नहीं होती है। ओके, आपको ये था एग्रीकल्चर चैप्टर। बाकी और चैप्टर के हम लोग कर चुके हैं, आप लोग चैनल में जो है जाकर देख सकते हैं। ओके।